वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुज़म्मिल। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ एक इंटरव्यू में ये बात की है कि जो नए आर्मी चीफ़ हैं उनसे हम उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं, जिस पर तनकीद भी हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि एक मरतबा फिर से जो उम्मीदें हैं या फिर जो उनकी जो सारी होप्स हैं वो अटैच्ड हैं नॉन पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ। और इसके साथ साथ पंजाब असम्बली तोड़ने के हवाले से भी उन्होंने बात की और ये कहा कि परवेज़ इलाही साहब का मुकम्मल कॉन्फिडेंस हमारे साथ ही मौजूद है। और जो तमाम ख़बरें चल रही हैं कि इसमें कोई क्लैश आ सकता है या फिर वन पेज पर मौजूद नहीं है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। इसके अलावा एक ख़दशा ये भी ज़ाहिर किया जा रहा है, ख़बरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया जा रहा है कि अगर वो पंजाब असम्बली तहलील करते हैं तो नवाज़ शरीफ साहब की जो वापसी है वो लाहौर में या पंजाब में वो ज़्यादा आसान हो जाएगी इस हवाले से कि अगर वो इस्लामाबाद उतरते और पंजाब में उनकी हुकूमत होती इमरान खान साहब की तो शायद प्रेशर क्रिएट होता जो बाद में ना हो सके। तो इसके लिए भी उनको मशवरा दिया जा रहा है कि इस तरह उनकी वापसी की राह जो है वो हमवार हो जाएगी और इसको अवॉइड करना चाहिए। और इसी पर मुशावरत जारी है। देखना यह है कि दिसंबर के आखिर में जो प्लान है PTI का वो एग्जीक्यूट हो पाता है या नहीं। और इसके साथ साथ इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट और शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट आज ख़बरों का हिस्सा रही है। दोनों का कहना यह था कि जो डिफ़ॉल्ट के हवाले से ख़बरें हैं ये सिर्फ ख्वाहिशात हैं इमरान खान साहब की और ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा और हमने डिफ़ॉल्ट को सक्सेसफुली अवॉइड कर दिया। तो सारी डिबेट जो चल रही है डिस्कोर्स के अंदर कि पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है और पाकिस्तान बैंकरप्ट होने जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है, इसमें कोई भी वज़न नहीं है। इस पर आज बात करेंगे। दूसरा ये कि सेनेट के इजलास में आज काफ़ी हंगामा आराई सामने आई है और वजह उसकी थी आज़म स्वाति साहब की गिरफ़्तारी और आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जो गुफ्तगू थी उसको अपोजिशन बेंचेस की तरफ से डिस्टर्ब किया गया। और ये भी कहा गया उस दौरान कि स्वाति साहब की जो गिरफ़्तारी है ये कानून की बालादस्ती का जो है वो एक एम्बलम नहीं है और इसको रिवर्स होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये कहना कि इस दौरान जो है वो हंगामा आराई नहीं हुई, ये बिल्कुल गलत होगा क्योंकि वहाँ पर मामलात आगे बढ़ाना मुश्किल हो चुका था। इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो पाकिस्तान की अफ़गान बॉर्डर फोर्सेस की जो चमन में शहरी आबादी पर बिला इख्तियार फायरिंग थी उसकी मजम्मत सामने आई है और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। 6 पाकिस्तानी शहरी इसमें शहीद हुए, 17 अफराद ज़ख्मी हुए और इसको जो फ़ॉरेन ऑफिस है उसने टेकअप किया और इसके साथ साथ जो है वो अफ़गान हुकाम को वार्न किया है कि ऐसी दोबारा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और जो भी इसका ज़िम्मेदार है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। इन मौज़ूआत पर करेंगे। हमारे साथ शानदाना गुलजार खान साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, आपका बहुत शुक्रिया। नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं, सीनियर तजिया निगार हैं, सहाफ़ी, आपका भी बहुत शुक्रिया। शानदाना साहिबा, आपसे आगाज़ करेंगे। सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह खान साहब ने ये फरमाया है कि नए आर्मी चीफ़ से हमें उम्मीद है, तो उस पर तासुर यही जा रहा है कि शायद जो लेसन है वो लर्न नहीं किया गया और अब भी ये जो पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन होती है या फिर गुफ्तगू से बात को आगे बढ़ाना होता है उस पर खान साहब उससे ज़्यादा कहीं और देख रहे हैं। तो इसका डिफेंस क्या होगा PTI की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। शुक्रिया मुजम्मिल साहब। देखें, इसका ना कोई डिफेंस बनता है और ना किसी को डिफेंस चाहिए। अगर आपको याद है खान साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी अपने जलसे में, उन्होंने वो क्या स्टेटमेंट दी थी? उन्होंने ये कहा था, और उसको जरा खान साहब के कल का जो इंटरव्यू है जमील फारूकी के साथ उसके साथ भी जोड़ें। 2 चीजें खान साहब ने क्लियरली कही थी कि माजी में भी ये हुआ है और अब भी उनको ये खदशा है कि जो आर्मी चीफ आसिफ अली जरदारी, नवाज, शहबाज शरीफ या फजल रहमान के ख्वाहिश उनकी पसंद का होगा तो खदशा यही होगा, प्रिजम्पशन यही होगी कि NRO 2 NRO 3 से बात आगे जा रही है, यानी चोरियां भूलो और आगे बढ़ो मुल्क के लिए। तो ये तो बहुत आसान है, फिर मैं और आप भी चोरी करेंगे, बस फिर आगे बढ़ो। फिर तो देखिए जितने भी क्राइम्स होते हैं ना, किसी भी किस्म का कत्ल हो, गारत हो, वो हमेशा पास्ट में होता है। आज क्राइम होगा तो कल सजा मिलेगी। कानून हमेशा फ्यूचर लेकिन होता है जहां सजा की बात होती है। तो अगर आप कहते हैं कि माजी को भूलो और आगे बढ़ो तो मतलब कत्ल का भी मत पूछो, जिस तरह से शरीफ का कोई नहीं पूछ रहा, खान साहब पे जो हमला हुआ, ये तो एक साइड पे बात हो गई, ठीक। दूसरा, अगर आपको याद है जमील फारूकी के साथ खान साहब ने यही बात की, कहते हैं कि बाजवा साहब से 1 पेज से आप क्यों हटे? नेचुरली जिस मुल्क ने कामयाब होना है उसको 1 पेज पे रहना पड़ेगा, इस्टेब्लिशमेंट को और इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को, वो किसी भी मुल्क में हो। लेकिन खान साहब ने जो कहा कि मेरी जो वाहिद फॉल आउट थी उनसे मेन इशू पे, एक तो वो अलीम खान वाली थी कि अलीम खान अपेरेंटली जनरल बाजवा साहब के किसी रिश्तेदार के बिजनेस पार्टनर थे एंड ही वांटेड हिम टू बी CM। ये खान साहब की स्टेटमेंट है। और दूसरा इशू ये था कि करप्शन इज नॉट एन इशू। अब मैं MBA में कोर्स कर चुकी हूँ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में, मेरे साथ हर पार्टी के लोग थे और हमारी बहुत मुलाकातें हुई बहुत सीनियर लीडरशिप से, और हमें एक मैसेज आता था कि करप्शन ने मुल्क तबाह कर दिया है और करप्शन इज इनटॉलरेबल। इस वक्त जो इंडिया का कोर्स चल रहा है और जो हमारे MPs MNAs में हैं वो कुछ और कहानी सुना रहे हैं।
वो कहने की जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है उसमें ये कहा जा रहा था कि करप्शन इज नॉट एन इशू, ये ऑन द रिकॉर्ड कहा गया है, उनके नोट से है। ठीक है। तो सही। अगर आप पाकिस्तान में पॉलिसी हर 3 साल बाद बदलेगी और वो इंटरनली नहीं बदलेगी, वो किसी के कहने पे बदलेगी, अगर फॉर एग्जांपल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका तो आपको पता है अपना मसला है कि प्रेसिडेंट बाइडेन के बेटे पे बहुत संगीन इल्जाम थे कि उन्होंने यूक्रेन में ठीक ठाक स्मगलिंग की थी, मसाइल थे पे डोनाल्ड ट्रंप ने उसको उछाला था, उनके अपने वो मसले हैं। लेकिन अगर उनकी डॉक्ट्राइन, क्योंकि वो तो यूक्रेन की स्मगलिंग थी ना, अमेरिका को इफेक्ट नहीं कर रही, अगर ये अमेरिका में होती तब ये इशू बनता। हम ये चाहते हैं कि जो हम मगरिब से इतने इम्प्रेस्ड हैं, मगरिब के पीछे जा रहे हैं, बिल्कुल जाएं, लेकिन मगरिब में जो आप वेस्टर्न पावर्स की मेरिटोक्रेसी है, उनका जो जस्टिस का तरीका है, लॉ एंड ऑर्डर का तरीका है कि वो हर किसी पे हाथ उठा सकते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो माजूर हो। और इसमें मैं लास्ट पॉइंट आपको बताऊंगी, मैं गई थी अडियाला जेल अपने कॉलीग को मिलने, तो वहां पे जूनियर ऑफिसर्स बैठे हुए थे, मैं वेट करी थी 40-45 मिनट, तो मैंने ऐसी किसी से पूछा, मैं कहा जी साले मोहम्मद खान साहब तो माशाल्लाह बड़े मालदार है, टैक्स पेयर भी हैं, तो अडियाला में इसके अलावा और कोई मालदार है जेल में? कहते नहीं जी माशाल्लाह मैडम सारे यहाँ पे गरीब है। तो अच्छा। मुझे हंसी भी आई इस बात पे कि दिस इज योर कंट्री आफ्टर 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आपके किसी एक जेल में कोई मालदार आदमी नहीं है। आप सोच लें कि पाकिस्तान कैसे चलता आ रहा है, और आगे अगर यही सिस्टम चला आप कहाँ जा रहे हैं। दिस इज ऑल आई हैव टू से। सही, ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। नज़ीर साहब आपसे पूछना चाहेंगे, जो खान साहब की तरफ से बयान दिया गया है कि नए आर्मी चीफ से हमें तो उम्मीद है और उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फेयर चलेंगे, तो आपको लगता है कि ये सियासत में इन्वॉल्व करने के मुतरादिफ है इस्टेब्लिशमेंट को? लगारी साहब सुन पा रहे हैं आप? आ रही है आपको? जी जी, कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये खान साहब का मौक़िफ़ रहा है ना कि जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको सियासी अमल में नहीं आना चाहिए, और अब वो सिर्फ मुखातिब भी उन्हीं से हो रहे हैं ना। ये तो बिल्कुल ही एक हैरान कुन बात है कि अच्छा आपके लिए आए, आपने रास्ते हमवार करें, आपके लिए सरायकी सूबा महाज बनवाएं, फिर उसको आपकी पार्टी में शामिल करें, फिर जीप वालों को अलग कर दें, फिर जो है आपके लिए मुख्तलिफ लोगों को जमा करें, नसरुल्लाह अब्दुल को कहीं चलाएं, मीर बलाशेर मज़ारी को पकड़ें, और आपके लिए जो है उस्मान गुलजार को कहीं और से ला कर दें, और फिर सब आपकी झोली में डालें जितने भी लोग हैं, और फिर आपको ये मौका दें कि आप जो है वो इक़्तिदार में आएँ और आपको कामयाब करवाएं। ना भी हो रहे हो तो फिर एमक्यूएम को पकड़ें, वो आपके साथ मिलाएं, फिर PMLN को पकड़ें, उनको PMLQ को पकड़ें, उनको आपके साथ मिलाएं। इस तरह से आपके साथ सबको मिलाकर आपको इक़्तिदार दें, तो ये सब ठीक है। और उसके बाद अगर आप इक़्तिदार चला जाए तो फिर ये तो मीर जाफर ने किया है, ये तो मीर सादिक ने किया है। भाई आप सियासत चाहते हैं कि सियासत में ना हो, आप क्यों बुला रहे हैं उनको, आवाजें क्यों दे रहे हैं? सही। अब अपने खड़े हो ना, आपने ऐलान किया, आप 1 महीने के बाद का प्रोग्राम शेड्यूल दे रहे हैं कि आपने 26 नवंबर को कहा, अब आप 30 नवंबर को असम्बली या तोड़ने का ऐलान करते हैं, तो इसका मतलब है ये दरमियान में जो सियासी बेचैनी, सियासी गैर यकीनी सूरत हाल और मुल्क की मजमूई अदम इस्तेहकाम जो, उसके तो खान साहब बराह रास्त जिम्मेदार है ना, तो ये सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। अच्छा, अब मुल्क की जो भी सूरत हाल है आर्मी सतह पर तो कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं आया है कि मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा है, ये उसको मुल्क को पहले ही डिफॉल्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब सुबह शाम ये प्रबंधन मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, तो और उधर हुकूमत ये कह रही है। भाई एक साथ सबका होना चाहिए, नवाज शरीफ का, PMLN का, पीपल्स पार्टी का और PTI का, सबका, किसी को भी नहीं स्पेयर करना चाहिए। ये तो कोई नहीं है ना कि जनाब अच्छा हमारी तरफ से रुकाओगे तो फिर तुम तो भुगतना पड़ेगा, गालियां भी सुनोगे तुम, और अगर उनका हिसाब करो तो फिर जाओ गिरफ्तार करो इल्जामात के ऊपर, फिर कोई चीज साबित हो ना हो इसका हमें कोई गर्व नहीं है, लेकिन आपने उनकी गिरफ्तारियां करनी है, इसका नहीं चलेगा। कहाँ है खुसरो बख्तियार जिनके ऊपर आटा चोरी, चीनी चोरी का इल्जाम था, उनका को पता है तो अच्छा पता है। इसके अलावा कहाँ है वो नईम बाबर साहब जिसने एक ही दिन में 87 अरब रुपए का टीका लगाया इस मुल्क। शहजाद अकबर साहब भी जी, ये शहजाद अकबर साहब, वही मैं कह रहा हूँ ना, ये कहाँ है? वो ब्राडशीट को पैसे देने वाले कहाँ हैं? किस तरह से उन्होंने उनको पैसे दे दिए थे? ये सारी चीजें अभी बहुत कुछ है इस मुल्क के अंदर, सारी खामोशी है, मालम जब्बा पर खामोशी है, और जो है उसके ऊपर हेलीकॉप्टर वाले मामले पर खामोशी है, BRT के मामले पर खामोशी है। ये तो हुकूमत जो है वो तो खुद सहमी हुई है ना, इसके कोई वैसे भी मैं नहीं कहता हूँ कि वो करप्ट नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, और उनके ऊपर कुछ चीज साबित होती है तो जरूर उनको सजा दी जानी चाहिए, दोनों पार्टियां, किसी भी पार्टी का हो,
साथ देनी चाहिए, लेकिन आपके ऊपर बड़ा बैगेज रखा हुआ है। अब जनवरी 2022 तक तो ये मुल्क की गैर मकबूल तरीन हुकूमत थी ना, इसका तो कोई वो नहीं था। ये तो अचानक बयानिया बदला है, अमेरिका अमेरिका अमेरिका, साजिश इसी शोर में मिल गई पूरी की पूरी मखलूक, उनके साथ चले गए और कहे जनाब अमेरिका ने साजिश की है। अब खुद उससे फिर गए हैं और उन्होंने कहा है कि नहीं जी ये तो जी, उन्होंने कहा आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। ठीक है, पॉइंट आगे आपका। राना एहसान साहब ने मैं ज्वाइन किया, नून लीग के रहनुमा है। एहसान साहब बहुत शुक्रिया आपका। आज तकरीबन कहना चाहिए कि 4 सूबों की हुकूमतों ने आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, जिसमें आज़ाद कश्मीर, KP, पंजाब और GB शामिल हैं, और बड़ा शिकवा और गिला किया जा रहा है आपसे। तो क्या महसूस हो रहा है, फिर वो स्ट्रेंथ है विफाक के अंदर कि वो सस्टेन कर पाएगी अगले 1 साल या गालिबन 10 महीने तक? वफाक के अंदर तो आईनी स्ट्रेंथ है ना। आइन ने हमें टाइम दिया हुआ है कि हम अगस्त तक इस टेन्योर को चलाएं, और ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और इसको अगर आपने कमजोरी में तब्दील करना है तो उसका एक ही तरीका है कि आप भी नो कॉन्फिडेंस लें। उसके अलावा तो और कोई हल नहीं है। बाकी आप समझते हैं कि आपकी मर्जी के मुताबिक इलेक्शंस हो जाएं तो क्यों हो जाएं, और अगर आज आपकी मर्जी के मुताबिक इलेक्शन हो जाएंगे तो कल जो अपोजिशन होगी उसकी मर्जी के मुताबिक भी फिर इलेक्शन करा दें, वो भी अगर प्रेशर बिल्ड कर लेता है हुकूमत के ऊपर। तो अगर यही आपने जो है वो हिस्सा बनाना है, ये एको हो रही है मेरी आवाज का, अगर यही आपने जो है वो सिस्टम बनाना है जमहूरियत का, तो आपका ये चॉइस आपके पास है। लेकिन मैं समझता हूं कि अब जो है हम तो अगर जो हल उन्होंने जो अब जो चाह रहे हैं इमरान खान साहब के वो असेंबलीज डिसॉल्व कर देंगे तो कर दें डिसॉल्व, और फिर हम उस चीज के लिए तैयार हैं कि हम पंजाब और KPK में इलेक्शन करा दें। हमारी तो एक तरीके से कॉल भी दे दी गई है कि वर्कर्स कन्वेंशन जो है डिवीजन वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज शुरू की जाए, तो हमारी भी तैयारी है, हम भी अपनी इलेक्शन कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। इसमें हम समझते हैं कि ये हमारे लिए एडवांटेजियस है कि अभी तो इमरान खान के पास 4 सूबों के अंदर हुकूमत है, जिस तरह आपने कहा KP, कश्मीर, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान। तो जब यहाँ नहीं होगी हुकूमत तो तब ये जो पॉपुलैरिटी का ये एक नारा इमरान खान ने जो लगाया हुआ है कि वो बड़े पॉपुलर हैं, और दूसरी तरफ जो है वो बांगे दे रहे हैं फौज को कि अब ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है, हम आपकी तरफ देख रहे हैं। तो अगर इतने ही पॉपुलर हैं तो फिर आप उनकी तरफ क्यों देख रहे हैं? आप इंतजार करें इलेक्शन का, और जब इलेक्शन होता है तो आप अपनी पॉपुलैरिटी से 2/3 या 3/4 मेजॉरिटी जो आप क्लेम करते हैं आप ले लीजिएगा। एहसान साहब एक और पॉइंट, सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन आप इकोनॉमिक मैटर्स को बड़ा करीब से देखते रहे हैं। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब फरमाते हैं कि डिफ़ॉल्ट को हमने सक्सेसफुली अवॉइड कर दिया है। खान साहब भी एक स्टेक होल्डर हैं, बेशक वो पार्लियामेंट में नहीं है लेकिन सियासी निज़ाम का हिस्सा हैं। वो ये कहते हैं कि इतने बुरे हालात तारीख़ में कभी नहीं थे, डिफ़ॉल्ट हमारे सर पर खड़ा हुआ है। तो ये जो पोलराइजेशन है, अब इसको लॉजिकली तो आप बीट कर सकते हैं ना, अगर सब्सटेंशिएट कर दें कि ऐसा नहीं है। देखें, पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल कतई तौर पर डिफ़ॉल्ट वाली सिचुएशन में नहीं है, नंबर 1। और क्यों नहीं है? देखिए, हमारा जो कमर्शियल डेट है वो सिर्फ 22% है हमारे टोटल डेट का हिस्सा, और उसके अंदर भी 50% जो डेट है कमर्शियल का वो भी चाइनीज कमर्शियल बैंक से रिलेटेड है, और चाइनीज गवर्नमेंट के साथ हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। बिल्कुल एक लिक्विडिटी क्राइसिस है, वो उसको हम मानते हैं, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसमें PTI का भी रोल है, आज रिसेशन का भी रोल है, और उसके साथ साथ IMF के साथ जो हमने मुआहदा कंटिन्यू किया, जो इमरान खान ने जो डिरेल कर दिया था, उसके भी मैनेजमेंट के इश्यूज हैं जिनको हम मैनेज कर रहे हैं। और जो 9th रिव्यू है इंशाल्लाह ताला जनवरी एंड से पहले वो कामयाबी से मुकम्मल हो जाएगा। तो इसलिए हम समझते हैं कि डिफॉल्ट की कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, लिक्विडिटी क्राइसिस है, लेकिन जो हमने इनफ्लोज प्लान किए हुए हैं, जब वो इनफ्लोज रियलाइज होंगे तो हम इस क्राइसिस से भी निकल आएंगे। ये खास करके दिसंबर जनवरी 2 ऐसे महीने हैं जब हमारे आउटफ्लोज जो हैं वो थोड़े ज्यादा हैं। मूविंग ऑनवर्ड फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये आसान महीने हैं, इसके अंदर हमारे को इतने मेजर आउटफ्लोज नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये जो 2 महीनों का बंदोबस्त है, वी आर वेरी क्लोज टू इट, और ये जैसे ही हो जाएगा तो एक आप देखेंगे कि दोबारा से एक जरा ईज आउट हो जाएगी आपकी इकोनॉमी डॉलर। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। शंदाना साहिबा, फिर आपसे यही सवाल है ना, जिस तरह लगारी साहब भी फरमा रहे हैं कि ये जो डिफ़ॉल्ट की रिटोरिक है सारी, ये फिर सारा प्रोपेगेंडा पर बेस्ड है, क्योंकि सिस्टम जो है वो बड़ा सेंसिटिव होता है। अगर ऐसी खबरें गर्दिश करें तो मार्केट भी रिस्पॉन्ड करती है। तो आप पर ये इल्ज़ाम है कि आप लोग इलॉजिकली इस बात को सेकंड करना चाह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट होने वाला है, ताकि पैनिक क्रिएट हो इन योर ऑन फेवर।
शुक्रिया मुजम्मिल साहब। मुझे आधी बातें तो नहीं समझ आई। एहसान साहब की आवाज बिल्कुल बीच में कट गई थी, तो जो मैंने सुना मैं थोड़ा उसका रिस्पॉन्ड करूंगी, फिर आपके क्वेश्चन का। देखें, मुझे नहीं पता लगारी साहब किस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इतना मुझे पता है कि अगर उनको इकोनॉमी का मुझे ज्यादा ही पता होगा, नया दौर एक चैनल है जो पीडीएम से एसोसिएट है। आज की कल की एक वीडियो है उनकी निकली है, 3 एनालिस्ट हैं पीडीएम के, वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि एसेंशियली डिफॉल्ट की यानी दिवालिये की कुछ 2-3 बड़ी बड़ी अलामत होती हैं और वो पाकिस्तान ऑलरेडी वो क्रॉस कर चुका है, यानी प्रैक्टिकली पाकिस्तान में दिवालिया हो चुका है। लेकिन हम डिनायल में हैं क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान के साथ किया गया, ये झूठा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का ड्रामा, ये पैसे, ये लोग बिके, ये लोग नहीं बिके, ये एमएनएज, एमपीएस, सेनेटर्स, वो सारे गेम तो हो गई है ना। उसका रिजल्ट ये था कि महंगाई मुकाने की बजाय ये लोग पाकिस्तान, पहले गरीब को मुकाया, पाकिस्तान को मुका रहे हैं। दैट्स फाइन। न्यूक्लियर वेपन्स की बात खान ने शुरू से कही थी, और ये मैं दोबारा कहती हूँ, मैं हर टीवी शो में कहती हूँ कि पाकिस्तान निशाना खान बहाना। इस वक्त खान के साथ तमाम अवाम खड़ी है, और पीडीएम और उनके जो हैंडलर्स हैं और उनके जो बाहर के हवारी हैं, जो पाकिस्तान के असल दुश्मन है, उनका निशाना अफगानिस्तान है, और वो हम उस पर बाद में आ जाएंगे। अफगानिस्तान के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो केपीके में है, जो बलोचिस्तान में, गेम तो हमेशा उसकी होती है। जिसको ये समझ नहीं आती तो माजरत के साथ फिर थोड़े से अखबार टीवी पढ़ लें, देख लें जरा जियो न्यूज से, और उससे निकले देखें कि दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है। चीन क्यों गया सऊदी से एग्रीमेंट साइन करने, रूस क्यों मिला है सऊदी से रिसेंटली, रूस और चीन क्यों मिला, ये गेम क्या चल रही। आप तो एक छोटे से प्यादे हैं उसमें, और अगर आपको लगता है कि आप अपना पंच करेंगे अबव योर वेट, आप देखें तो सही कि दुनिया की ड्रिफ्ट किस तरफ जा रही है। सऊदी की सारा वजूद अमेरिका की वजह से, और उनको उसने बोला एडमिनिस्ट्रेटर ने कि ये सऊदी ना भूले कि ये हमारी वजह से खड़ा है। सऊदी ने माशाल्लाह उनसे क्या क्या नहीं एक्सट्रैक्ट करवाया, जमाल खशोगी का केस रिवर्स करवाया है, और अभी जाके जो सिर्फ सऊदी नहीं, जो जीसीसी के तमाम स्टेट्स हैं, उन्होंने चीन से इन्वेस्टमेंट मांगी है। मुझे आप ये बता दें, अगर ये इन लोगों ने कराना था ही एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, ठीक है, आपको खान नहीं पसंद, नो प्रॉब्लम, इनकी बदनीयती ना होती, ये इमीडिएट इलेक्शन करवाते, शायद जीत भी जाते। इन्होंने क्योंकि ये अपने एनआरओ 1, 2, 3 कराने थे, अपने गंदे गंदे केसेस माफ कराने थे, लोगों को वॉशिंग मशीन में धोना था, ये चोरों को आगे लेके आना था, अपने नालायक बच्चों की इंटर्नशिप्स लगवानी थी। शमदाना साहिबा, लेकिन ये जो असेंबलियां तोड़ने का, जी, असेंबलियां तोड़ने का जो डिले है, वो भी तो एक वजह है ना इलेक्शन के नाम। जी, मैंने कहा असेंबलियां तोड़ने में जो डिले आपकी तरफ से आ रहा है, उस पर यह भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है वो पंजाब में, लाहौर में ईजी हो जाएगी। अगर पंजाब में आपकी गवर्नमेंट ना हुई तो आप भी तो इलेक्शन पर उसको प्रेफर कर रहे हैं, अगर ऐसा ही है तो। खान साहब ने पहले से कहा हुआ है, लेट हिम लैंड इन इस्लामाबाद, लेट हिम लैंड इन पेशावर, लेट हिम लैंड इन कराची। इलेक्शन हमने जीता हुआ है। इशू ये है कि ये लोग तरीका मांग रहे हैं, टाइम मांग रहे हैं कि कोई नई रिगिंग का तरीका निकाले। बैलेट बॉक्स पे तो रिगिंग कर नहीं सकते। एक तरीका ये था कि खान को मार दो, वो अल्लाह ने नहीं कामयाब होने दिया, ठीक है। अगर ये इतने कॉन्फिडेंट होते तो खान को मारने की क्या जरूरत थी। अगर इनका इतना ही सच्चा बयानिया है, इतने जबरदस्त इकोनॉमिस्ट है, ये मुझे 1 रुपया दिखा दे जो उनकी जेब में किसी ने प्लेज किया हो। हमारी भी बातें होती है कॉलीग से, टर्क से, चाइनीज से, कोई इन्वेस्ट करने को इस मुल्क में तैयार नहीं, कोई 1 रुपया नहीं देने को तैयार। और दूसरी और आखिरी बात, ये जो नजीर गारी साहब कुछ कह रहे थे, मुझे उनकी ज्यादा बात समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने आज जस्टिस मंसूर अली खान ने कराची में क्या बात कही है कि हम अपना इदारा ठीक करेंगे, हम इसको डीपोलिटिसाइज करेंगे, एंड वी होप कि जो नए आर्मी चीफ साहब आए, एग्जैक्टली इमरान खान साहब की उन्होंने बात की कि वी होप कि ये इदारा भी डीपोलिटिसाइज होगा। यानी पिछले 8.5 महीने में जनरल बाजवा की तरफ साहब से जो रोल था पाकिस्तान में सियासतदान का, और फौज में जो छिड़ गई है जंग अवाम में और फौज में, ये गलत था। इट हार्डली मैटर्स। खान आज जिंदा है, 100 साल तक जिंदा रहे, 300,000 साल तो नहीं जिंदा रह गया ना, बट इस मुल्क ने तो रहना है। तो जो अवाम और अफवाज के दरमियान जो गल्फ किया, वो पीटीआई ने नहीं किया, ये खुद इन लोगों ने किया। अरशद शरीफ के साथ जो किया वो पीटीआई ने नहीं किया, खान ने नहीं किया। खान को तो खुद ये मार रहे थे। और आखिरी बात, अगर इतना ही खान बड़ा चोर है तो इस हकदार की मिनिस्ट्री से लीक होता है बाजवा साहब की टैक्स के पेपर्स, तो खान साहब की भी कोई लीक होती ना। वो झूठा तोशा खाना पकड़ा हुआ कि जी घड़ी इलीगली तो नहीं बेची है, लेकिन इमोरली बेची है। ओ भाई, इमोरल कोई कानून तो दिखाओ ना। एंड लास्ट पॉइंट, जो मुने सलाही ने उस दिन स्टेटमेंट दी कि जी बाजवा साहब बुरे आदमी नहीं है, अगर बुरे होते तो वो हमें ना कहते कि खान के साथ खड़े हों। और कब कहा उनको? अप्रैल में। तो वो तो कह रहे हम तो जनवरी फरवरी में न्यूट्रल हो गए थे। यही खान साहब की बातें बार बार सच हो रही है लोगों के मुंह से। और फाइनली, अगर न्यूट्रलिटी थी
तो जिस तरह अली वजीर को और आजम स्वाति को जेल में डाला हुआ है, मरीम नवाज को भी डालते, मरीम नवाज के बाप को भी डालते। क्या उन्होंने फौज पाकिस्तान को गालियां नहीं दी, खुल के जर्नैलों के नाम नहीं लिए? ये मुनाफिकत पे ये मुल्क चल रहा है, ये बदमाशी के जोर पे चल रहा है और अवाम इसको नहीं चलने देगी। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। आजम स्वाति साहब की जो डिस्कशन है, ताकतवर लोग सही, ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। नज़ीर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, कहना उनका यही है जिस तरह से आज भी सेनेट के अंदर भी खासी हंगामा रही है आजम स्वाति साहब को लेकर, और पीटीआई भी एहतजाज कर रही है इस पर। तो आप जैसे कह रहे थे कि मुश्किल वक्त नहीं है उतना पीटीआई के लिए जितना हो सकता है, आपको लगता है कि इस केस में हुकूमत की पॉपुलैरिटी लूज़ हो रही है इसको मज़ीद परसू करने की वजह से? मैं समझता हूँ कि पॉपुलरिटी का ग्राफ तो उस वक्त मालूम होगा जब भी इलेक्शन होगा। ये तो बहुत होता है, नैरेटिव बनाना कोई इशू नहीं है पाकिस्तान में। तो आजकल ये नैरेटिव मैं नहीं मानता हूँ, मास्टर्स का नैरेटिव होता है जो बहुत ज्यादा मौसर भी होता है और ठीक भी होता है। आजम स्वाति साहब के साथ जो कुछ हो रहा है मैं उससे दुरुस्त नहीं समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। अच्छी खासी उम्र के बुजुर्ग हैं, उनके साथ इस तरह की वो नहीं होना चाहिए। लोगों को एकदम अपनी सीट का दीवार के साथ लगा देने का अमल जो है वो किसी तौर पर दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये जो आ जा रहा है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान एक फेल स्टेट हो रहा है, फेल स्टेट इनके दौर में हो चुका था पाकिस्तान, ये तो बच गया है। इनके दौर में जितने ब्रेक क्राइसिस आए हैं, ऐसे ब्रेक क्राइसिस तो हमने सोचे भी नहीं थे। अब लोग ये कहते थे कि याहिया खान से तो बदतरीन हुकूमत इमरान खान साहब की हुकूमत थी, और यही था, आटा नहीं मिल रहा था, और चीनी जो है वो अचानक जब करके दुगनी से ज्यादा कीमत पर चली गई थी। इनने एक्सपोर्ट्स पर भी सब्सिडी दी अपने लोगों को, और इम्पोर्ट्स पर भी सब्सिडी। सही हुआ है। आटा आपको अगर कम कीमत पर मिल रहा था वो नहीं दिया, जो ज्यादा कीमत पर मिल रहा था $3 के $3 के हिसाब से आपको गैस में देनी वो नहीं दी, अब 20-25 के हिसाब से आपको लेनी पड़ेगी। फिर जाकर पता चलेगा क्या हुआ है। आप पेट्रोल टोटल आपको कहते हैं उठाओ, जहां से आओ खाकर ले जाओ, और आपको मुफ्त में मिल रहा था। इन्होंने पाबंदी लगा दी कि नहीं आप जो है नहीं पेट्रोल नहीं लेंगे, और वो नदीम बाबर साहब ने हड़ताल करवा के अपने लोगों की और इमरान खान साहब को वो सारी कीमतें वापस लानी पड़ी है। दुनिया में मुफ्त में उठाने को तैयार नहीं था, यहाँ पाकिस्तान में ज्यादा कीमतें वसूल की जा रही थी, और ऐसी ज्यादा कीमतें वसूल करके उसका हर नहीं था। एक ही दिन में जो 68 अरब का, इससे भी ज्यादा का टीका लगाया गया पाकिस्तान की वजह से। तो नहीं, ये पनाह नाकामियां थी, टोटल नाकामियां थी, और इनको भी शायद सब्र कर लेना चाहिए, सब कुछ अच्छा और पता चलता था कि कहाँ खड़े हुए। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ अब भी ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि बस कोई नहीं है, बस सिर्फ खान है, बस कोई नहीं है, ये नैरेटिव नहीं चलेगा। और आगे और लोग भी हैं, हल्के भी हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी भी हैं, वहाँ लोग भी रहते हैं। ये ऐसा नहीं है। ऐसा इसी मुल्क में हुआ है कि इनके उम्मीदवार ने जो बहुत पॉपुलर सीट, अपनी जीती हुई सीट पर 69,000 वोट दिए, और जीतने वाले ने जो है 40,000 वोट ज्यादा लिए, 1,10,000 वोट। यही मुल्क में हुआ है सारा कुछ। और इसी मुल्क है जो सीट आपने जीती थी यहाँ पर पुलिस कैंट में, जिस इलाके में मैं रहता हूँ, यहाँ पर पूरी तरीके से खान साहब आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, खान साहब खुद आ रहे हैं। सही, ये बात नहीं है कि सारा ऐसा है कि बस एक लहर चल रही है, कोई लहर नहीं चल रही। मतलब ये ट्रेंड आपको लगता है कि ये रिवर्स होगा? ठीक है, राना एहसान साहब, आपसे सवाल बड़ा शॉर्टली ब्रेक पे जाना है हमें। वो ये कि कहा जा रहा है जिस तरह से कि राना सनाउल्लाह साहब पर जो केस था वो स्टैंड नहीं किया, और पहले दिन से लोगों ने तनकीद की थी इस तरह के केसेस बनाने पे, और वही हुआ कि अदालत ने क्वाश किया उसको और बरी किया उनको। तो जब वो वज़ीर दाखिला हैं, उन्हीं के दौर में आजम स्वाति साहब के साथ जो ट्रीटमेंट है उस पर खासी तनकीद हो रही है। आज सेनेट में भी एहतजाज हुआ उस पर। क्या कहेंगे इस पर कि कैसे पीटीआई को आप जो है वो अपीज़ कर सकते हैं इस केस को लेकर? देखिए, राना सनाउल्लाह के साथ तो जो हुआ वो एक पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है, और उसके अंदर फवाद चौधरी साहब ने खुद कहा कि मैं तो इस केस के इसमें कुछ भी नहीं है, और ये उन्होंने कहा मैंने सेनेट को बताया था कि ये केस स्टैंड नहीं करेगा। इस तरह ही हुआ, और एक पूरा एक कह ले के फासिस्ट हुकूमत की जो निशानियां थी वो देखी गई पीटीआई के दौर में। इस तरह के अलावा भी नैब को इस्तेमाल किया गया जो है वो बेशतर लीडरशिप को जो है जेलों में डालने के लिए। तो हमने तो नैब के अंदर वो जो एक आला पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए वो एक आला के तौर पे इस्तेमाल होता था, तो हमने तो वो कवानीन लेके आए, और हम पहले भी कहते थे, और ये जुडिशरी भी कहती थी कि नैब के अंदर इसके लॉज को इम्प्रूव करने की जरूरत है, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमने तो उसको जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से हटाया नैब, जिसको ये NRO 1 या NRO 2 कह रहे हैं। तो इनसे तो ये सवाल बनता है कि जब यूके की कोर्ट्स ने डेली मेल को से जब हमें विक्ट्री हुई
तो क्या वहां के जज भी हमें एनआरओ दे रहे हैं? क्या जब वहां की यूके की जो जिसकी ये बात करी थी कि हमें दूसरे मुल्कों को रेप्लिकेट करना चाहिए, उनकी जुडिशरी को, उनके निजाम को, तो वहां की तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने क्लीन चिट दे दी, तो क्या वो भी एनआरओ हमें दे रहे हैं? तो इसी तरीके से ये भी जो है वो केस, बाकी जहां तक आजम स्वाति की बात है, देखिए मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा तासुर नहीं है जो जाता कि मुख्तलिफ एक ही केस पे दर्जनों FIR कटें। मुझे नहीं पता कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए, मैं इंटीरियर मिनिस्ट्री को नहीं देखता, लेकिन मैं समझता हूं एक आधा केस जरूर उन पे, अगर उन्होंने वायलेट किया है, पाकिस्तान का कानून तोड़ा है, उन्होंने अगर एक हद से ज्यादा या अनजस्टिफाइड तनकीद की है आर्म्ड फोर्सेस की या इंस्टीट्यूट्स की पाकिस्तान की, तो उन पे अगर FIR कटे और वो उनको राइट हो कि वो अपनी दफा करें, और अगर नहीं दफा कर सकते तो कानून के मुताबिक उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो दर्जनों जो केस उनके ऊपर मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में खुल रहे हैं, आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड इट, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। मैं कम अज कम इसके हक में तो नहीं मैं बोल। ठीक है, इस पर मजीद बात भी करेंगे और साथ साथ जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, जो बॉर्डर के ऊपर फायरिंग का वाक़या, डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। असम्बलियों की तहलील के हवाले से अब बताया यह जा रहा है ज़राए की तरफ से कि जो डिस्कशंस हो रही हैं, मुशावरत हुई है तहरीक इंसाफ के रैंक्स में, उसमें बताया यह जा रहा है कि 2 मराहिल में इसको एग्जीक्यूट करने का फ़ैसला किया गया। तो इसकी मंतिक क्या है, ज़रा ये पूछते हैं। शंदाना साहिबा, आपसे जानना ये चाहेंगे कि पहले बताया जा रहा है कि पंजाब असम्बली पहले मरहले में तहलील करेंगे, फिर KP असम्बली की बारी आएगी, और उसकी लॉजिक ये कहा जा रहा है कि वफाक का जो रद्द अमल है वो देखना है। तो अगर तो इलेक्शन चाहिए आपको, तो वफाक का रद्द अमल कैसे रेलिवेंट हो गया इसमें? देखिए मुजम्मिल साहब, अगर आपको याद है पिछले साल, इसी साल 2022 अप्रैल में जब केस हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जब असेंबली तहलील हो चुकी थी नेशनल असेंबली, मुझे याद है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जगह उनके सेक्रेटरी ECP आए थे और उन्होंने ऑन ओथ बात की थी कि टिल अक्टूबर 2023 हमारे पास वो वेयर विद ऑल ही नहीं है, अभी सैलाब नहीं आए थे कि हम 127 बाई इलेक्शंस करा सके, जो 127 डेजिग्नेशंस एक्सेप्ट हुई थी नेशनल असेंबली की। सो दे सेड कि हम नहीं कर सकते, इसको किसी ना किसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल अबेयंस में रखना पड़ेगा, क्योंकि एक दफा रेजिग्नेशंस एक्सेप्ट हो जाती हैं, आइन कहता है कि 60 दिन के अंदर इलेक्शन करने होंगे। अब उसी ECP ने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दी है कि नो प्रॉब्लम जी, हमारे पास बड़ा पैसा है, कुछ मसला नहीं है, और हम ये बाई इलेक्शंस पंजाब और KP असेंबली के दोनों करा देंगे, जो तकरीबन 550 सीटों से ज्यादा हैं। जनरल इलेक्शन होगा तो वो 850-900 सीटों पे होगा, और ये बाई इलेक्शन ये लोग 550-600 पे कर रहे हैं, तो 127 सीटों को करा नहीं सके, तो ये इस पे कैसे करेंगे? ये जो कंफ्यूजन हम कह रहे हैं ना कि फेडरल गवर्नमेंट की, और आपने खुद सूबों की बात की, तो आज आपने भी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो AJK, GB, KP की, उन्होंने क्या कहा है, और CM KP ने तो खुली बात कह दी कि क्या KPK पाकिस्तान की फेडरेशन का हिस्सा है कि नहीं। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ और 10 दफा रिपीट कर चुकी हूँ कि पाकिस्तान निशाना, खान बहाना, KPK के 3 किस्म के फंड्स है जो उन लोगों ने रोके हुए हैं। इनके सेहत कार्ड के भी रोके हुए थे जो एक्स फाटा के थे, इन्होंने जो हमारा AGN काजी फॉर्मूला का पैसा था जो हम देते हैं हाई नेट हाइडल प्रॉफिट पे, वो भी रोका हुआ है। ये हर तरीके से तंग करें KPK को, क्योंकि वो खान के साथ खड़े हैं। ठीक, दूसरी बात, ये जब भी तहलील होते हैं हफ्ते बाद, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते बाद, आपको भी पता है खान ने कह दिया है कि वी आर ऑन द सेम पेज विद PMLQ। ठीक है, हमारे एलाइज अपनी पार्टी नहीं है, बट अगर खान एक बात कह रहे हैं, आई वुड स्टैंड बाय दैट। तीसरी बात, ये जो बार बार मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान निशाना, खान बहाना, मैं क्यों कह रही हूँ, और ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो ये नकली रजीम चेंज जिससे मैं गुजरी हूँ, उसके मैं एक एक बात बताने को तैयार हूँ, बट कोई फायदा नहीं, मैं 100 TV शोज पे कह चुकी हूँ, लेकिन निशाना मैं कैसे कह रही थी पाकिस्तान है। 5 दिन पहले अमेरिका ने, ब्लिंकन साहब ने डाला है माशाल्लाह उन लिस्ट ममालिक में जहां पे रिलीजियस फ्रीडम कम होती है। मैं मानती हूँ पाकिस्तान में मसाइल हैं, पर क्या इंडिया में वो मसाइल नहीं है? इंडिया को तो उस लिस्ट में नहीं डाला। 3 दिन हो गए कि पाकिस्तान के जितने भी न्यूक्लियर वेपन, हमारे स्पेयर पार्ट्स के जो होते रिपेयर के सप्लायर्स जो हमारे हैं, उनको भी डाल दिया है ब्लैक लिस्ट पे। तो किस चीज के हमारे साथ एहसान हो रहे हैं? IMF भी तंग कर रहे हैं, जब इतने थल्ले लग गए थे उनके, तो फिर कुछ तो रिजल्ट आना चाहिए था ना। ग्रे लिस्ट से तो बाहर आए हैं वैसे FATF की। Would you appreciate that? सारा खान साहब ने किया था, उनका कोई एहसान नहीं है। आपको याद है ये मरियम, ये जो है हिना रबानी खर, यही बिलावल FATF की बिल से वॉकआउट कर गए थे, क्या कि जी NRO हमें चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा पता क्या ये मसला गुलामों का, गुलामों की ये आदत है
कि वो हमेशा कहते कि जी वी कांट पंच अबव आवर वेट, ओ जी पंगा नहीं ले सकते, तो पंगा 75 साल से फिर क्यों ले रहे हैं? सही। अगर आप नहीं ले सकते थे पंगा तो लिया क्यों है? और ये याद रखिए, मैंने पहले भी बात की और ये जो सीएम ने कहा है, ये बात मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो अली वजीर के साथ हुआ और आजम स्वाति के साथ हुआ वो बाकी किसी के साथ नहीं होता। तो मुल्क को जो तोड़ने की बातें होती हैं वो लोग सब नहीं, वो आपकी गवर्नमेंट में अरेस्ट हुए थे जिनका आप नाम ले रही हैं। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। नज़ीर साहब आपको एक मिनट मुजम्मिल साहब, नहीं एक मिनट, मैं इकोनॉमी की एक बात आपको और बता दूं क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें सुनी and most of both of my colleagues, the panelists are on the same side, so let me respond to something. ये जो आजम स्वाति पे बात हो रही है, मुझे नहीं पता किस कानून पे उन पे ये लागू हो रहा है, क्योंकि आजम स्वाति ने अफवाज पाकिस्तान पे नहीं की कोई भी कंस्पिरेसी या कोई भी उन्होंने क्रिटिसिज्म नहीं की। उन्होंने ये कहा है कि मुझे घर से निकाल के बेलिबास करके इलेक्ट्रिक शॉक की ठीक है, पॉइंट आ गया। आपका जवाब लेने दीजिए राना एहसान साहब से। ठीक है, बीवी के साथ किया गया, घर की फिल्में बनाई गई, तो जिन 3 लोगों ने मेरे साथ किया मैं उनका नाम लेना मेरा हक है। तो अगर आप आवाम को ये कह रहे हैं कि आपके साथ जुल्म होगा और चुप करके सहे, वो कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ये जो हो रहा है ये मुल्क को तबाह करने का काम हो। पॉइंट आ गया। नज़ीर साहब, आपको क्या लगता है ये जो इलेक्शन के हवाले से ताख़ीर हो रही है जिसमें पीटीआई अब ये डिसाइड करना चाह रही है कि पहले पंजाब और बाद में केपी, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? वफाक का रिस्पांस देखने के हवाले से क्या एक्सपेक्ट करेंगे खान साहब? दोनों सूबों में हुकूमत चले जाने से जहाज और हेलीकॉप्टर सारे के सारे वो हो जाएंगे ना, उनके हाथ में नहीं रहेंगे, गोल में नहीं रहेंगे। सर, नवाज शरीफ साहब की वापसी इसमें वाकई एक टॉकिंग पॉइंट है जिस वजह से सोच रहे हैं? नहीं कि उससे कोई ऐसी, मेरे ख्याल में नवाज शरीफ अब कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से वो रुक जाएं। एक केस में उनको सस्पेंड हो गई थी सजा, दूसरे केस में तमाम जो शरीक मुल्ज़मान थे वो बरी हो चुके हैं बाइज़्ज़त। 2 ही केसेस में सजा हुई थी, सही अलादीनिया में हुई थी और दूसरे केस में हुई थी ना। एक केस में सजा सस्पेंड हो गई थी और जज साहबान के ये रिमार्क थे, ये क्या हो गई, ये सजा कैसे आ गई, और उन्होंने सजा को सस्पेंड कर दिया था। दूसरे केस में मरीम नवाज और कैप्टन सफदर थे, वो शरीक मुल्ज़मान थे, वो दोनों बरी हो चुके हैं। बिल्कुल। और ये केस तो वैसे ही उड़ चुका है, तो अब उनके रुकने के लिए कौन सी जवाब कौन सा है कि वो वहाँ बैठे रहे? वो आना चाहेंगे तो कल आएंगे, अच्छा ठीक है चले जाएंगे, जेल जाना है बिल्कुल चले जाएंगे, और उनको चले जाना चाहिए, फिर उसके बाद वहाँ से जेल से निकल कर आ जाएंगे। तो फिर क्या ऐसी सूरत है जिसमें उनको इस बात से खतरा रहेगा कि जनाब वो अगर उनके आने से पहले जो है वो हम कर लें, वो तो किसी वक्त आ सकते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि एक जगह कराने का मतलब ये होगा कि ये मोबिलिटी का मसला है। हमें अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहतयाब करे, जल्द अपने पैरों पर चलें, लेकिन इस वक्त उनकी मोबिलिटी का मसला है। वो उनके लिए आसानी ये होगी कि कोई हेलीकॉप्टर कोई जहाज होगा तो उसमें सफर करेंगे। अगर दोनों चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं तो वो कहाँ होगा? वो सारे अच्छा, मतलब पर्क्स जो हैं वो नहीं छोड़ना चाह रहे, आपको ये लगता है? हाँ, ये है कि जो बड़े और उसके साथ हुकूमत के साथ बड़ी चीजें होती हैं वो सारी के सारी रह जाएंगी। तो एक ना एक हुकूमत जिसके पास ये गिलगित बल्तिस्तान वालों के पास कहाँ है, ना कोई हेलीकॉप्टर होगा ना कोई जहाज होगा, इसी तरह कश्मीर वालों के पास क्या है? वो सरदार इलियास कुछ कर सकते हैं, वो जहाज भी खरीद सकते हैं, लेकिन वो उस तरह से नहीं है। वो तो लाए थे किन्याजी साहब को, सरदार इलियास तो अपने तौर पर आ गए ना, जैसे भी आए उन्होंने उनके खिलाफ अदालत कराई और आप खुद आ गए, और वो अपोजिशन के साथ भी मिल गए थे, अपोजिशन भी उनके साथ है। अभी उन्होंने कहा है कि इमरान खान क्या बात कर रहे हैं, जनरल बाजवा तो उनके मोहसिन है, वो तो उनको इक़्तिदार में लाए थे। ये बातें सरदार इलियास ने की हैं, जिनका वजीर खजाना जो है आज ये सारी तकरीरें कर रहे थे। उनके वजीर आज़म ने कहा है कि इमरान खान के ऊपर एहसान है जनरल बाजवा का कि वो उनको लाए इक़्तिदार में। ये बातें वो सरदार इलियास कर चुके हैं। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। राना एहसान साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरह से पीटीआई अब ये प्लान कर रही है कि आपका रिस्पांस देख लें पंजाब की असम्बली तहलील करने के बाद, तो आप पहले ही बता दें क्या रिस्पॉन्ड करना है आपने, उनका टाइम बच जाए हमारा भी बच जाए। देखिए, हम तो इलेक्शंस के लिए तैयार हैं केपी के और पंजाब के अंदर। मैंने आपको जिस तरह पहले भी बताया कि हमारी तो वर्कर कन्वेंशंस का स्केड्यूल जो है वो आ रहा है डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट वाइज। और देखें, वफाक में हमारी हुकूमत होगी, नीचे केयर टेकर हुकूमत होगी, ना इनके पास पुलिस की इस वक्त 2.5 करोड़ रुपया इनका सिर्फ पंजाब पुलिस का 1 महीने का खर्चा है इमरान खान की प्रोटेक्शन के लिए। केपी के पुलिस जो है उसका अलहदा खर्चा है।
फिर ये जितने जलसे जुलूस जो इन्होंने फ्लॉप लॉन्ग मार्च किया, वो सारा अपनी हुकूमती बंदों को वहां शामिल जुलूस करके किया और उनके रिसोर्सेज पंजाब हुकूमत की इस्तेमाल की। तो ये कर लें, देखें ना, जो है वो पुराने हालात हैं कि इनके पीछे एम्पायर जो है वो उंगली खड़ी करके खड़ा है या किसी एजेंडा है कि इनको लेके आना है हुकूमत में, और ना यहाँ जीप की निशान पे 35 लोग जो हैं वो फौरन गायब हो जाएंगे। तो हालात बहुत मुख्तलिफ हैं और इनकी जो पॉपुलैरिटी जो इनको लगता है बड़े पॉपुलर है, वो भी टेस्ट पे आ जाएगा। अभी हमें जल्दी पता चल जाएगा कि कौन कितना पॉपुलर है। तो हम तो इस जो इनका एजेंडा है कि इलेक्शन हो जाए, हम वी आर ऑल रेडी फॉर इट। तो जब अगर ये तहलील करते हैं पंजाब में तो वी विल गो फॉर इलेक्शंस। ठीक है, पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया। राना एहसान साहब हमारे साथ मौजूद थे, शानदाना गुलजार साहिबा, नज़ीर लगारी साहब मौजूद थे। देखना ये है कि 20 दिसंबर का जो अल्टीमेटम खान साहब की तरफ से सामने आया असम्बली तहलील करने का, उसी तारीख को ये एग्जीक्यूट हो पाता है या नहीं। प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।